नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे नवाब मलिक के रसूख की, उसके दबदबे की और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से उसके संबंधों की। कैसे इन संबंधों के आधार पर नवाब मलिक 25 वर्षों में लाखों करोड़ों का मालिक बन गया। कबाड़ी के धंधे से बढ़ते बढ़ते राजनीति के शिखर पर पहुंचने वाले नवाब मलिक केवल अघारी सरकार के कद्दावर मंत्री ही नहीं, बल्कि मलिक पर मुंबई हमले और सीरियल ब्लास्ट का आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के हैंडलर होने का भी आरोप है। लोग ये भी कहते हैं कि अघारी सरकार में नवाब मलिक का दबदबा सीएम उद्धव ठाकरे से भी ज्यादा है। मंत्री तो वह केवल अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का है, लेकिन उसकी मनमानी चलती है पूरी सरकार पर, सरकार के हर मंत्रालय पर, प्रशासन के हर अधिकारी पर। वो जो चाहता है करता है और दूसरों से करवाता भी है। सरकार में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह नवाब के हुक्म की अनदेखी करते। उसका मुसलमान होना राजनीतिक रूप से कांग्रेस और एनसीपी दोनों को सूट करता है, और जो इन दोनों को सूट करता है उसे ना चाहते हुए भी शिवसेना को या उद्धव ठाकरे जी को अपने साथ सूट करवाना ही पड़ता है। सरकार बचानी है, मुख्यमंत्री बने रहना है, तो नवाब की नवाबी तो झेलनी ही पड़ेगी। यही वजह है कि अभी तक इतना सब होने के बाद भी सरकार नवाब मलिक को बर्खास्त करना तो दूर, उससे इस्तीफा मांगने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। जबकि इसके पहले जिन जिन मंत्रियों पर आरोप लगे थे उन सभी का इस्तीफा ले लिया गया। यह मात्र संयोग नहीं है कि इस्तीफा देने वाले सारे मंत्री हिंदू थे, बल्कि सच है कि नवाब मलिक को उसके मुसलमान होने और दाऊद का दामाद मतलब उसका चहेता होने का फायदा मिल रहा है। जिस बात की आम लोगों को सजा मिल जाती है, उन्हें सूली पर लटका दिया जाता है, नवाब मलिक को उसी का इनाम मिल रहा है, मंत्री पद का इनाम। आज अपने 3 विशेष मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन क्या है। नवाब मलिक के शिखर से शिखर तक पहुंचने के सफर पर तो चर्चा करेंगे, साथ में सरकार से यह मांग भी करेंगे कि नवाब मलिक को तुरंत बर्खास्त करें। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन रिपोर्ट दिखाने और अपने मेहमानों से परिचय करवाने से पहले आपको दिखाइए कि आज की कू ब्रेकिंग क्या है। तो पहले सुनेंगे कू ब्रेकिंग, उसके बाद एक रिपोर्ट देखेंगे और रिपोर्ट के बाद जो है अपने मेहमानों के साथ आपका परिचय करवाएंगे। पहला कू शिवराज सिंह चौहान का है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 प्रारंभ हो चुका है। आप सबकी मेहनत से हमने स्वच्छता में नित नए रिकॉर्ड बनाए हैं। मेरी सभी नागरिकों से अपील है कि अपने शहर और गाँव को स्वच्छ रखने में आप भरपूर सहयोग करें और फिर से स्वच्छता में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर रहे। जीतेंगे हम, जीतेगा मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान का ये कू है और इस कू में उन्होंने स्वच्छता अभियान जो है शुरू हुई है उसकी बात कही। दूसरा कू हमारे पास आया केशव प्रसाद मौर्य का, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का है। आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 12 से 14 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण प्रारंभ हो रहा है। साथ ही प्रदेश के 60 आयु वर्ग से ज्यादा के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके हेतु कोविड-19 बूस्टर डोज भी उन्हें लगाए जाएंगे। इस दिवस पर मैं देश और प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि अपने परिवार के बच्चों एवं बड़े बुजुर्गों को टीका अवश्य लगवाएं। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कू पर बहुत ही ज्यादा सक्रिय हैं। और इसके बाद जो अगला कू हमारे पास आया है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। उनका कहना है कि खरीदारी मतलब वोकल फॉर लोकल। आप लोकल खरीदेंगे तो आपका त्योहार भी रोशन होगा और किसी गरीब भाई बहन, किसी कारीगर, किसी बुनकर के घर में भी रोशनी आएगी। हमें होली पर लगभग सभी चीजें स्थानीय लोगों से ही खरीदनी चाहिए। इससे उन्हें बनाने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। @BJP फॉर हिमाचल एंड @DD भारती। इसके बाद जो अगला कू हमारे पास आया है कैलाश विजयवर्गीय जी का है। राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के। कांग्रेस के अंदर अभी G3 यानी गांधी या गांधी परिवार के विरुद्ध G23 काम कर रहा है। इस तरह अगर कांग्रेस नेताओं का आत्मबल जागता गया तो एक दिन इस पार्टी में केवल एक परिवार के सदस्य ही बचेंगे। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री है, उनका कू है। इसके बाद जो आखिरी कू हमारे पास आया है वो जय कुमार सिंह जैकी का है। राज्य मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में। इनका कहना है कि रंगों के इस पावन पर्व के अवसर पर विधानसभा क्षेत्र बिंदकी के अंतर्गत मुरादीपुर में आयोजित होली मिलन समारोह में आत्मीय भेंट करने के उपरांत उपस्थित बंधुओं को संबोधित किया और उन्हें बधाई दी है। और ये कू है राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के जय कुमार सिंह जैकी। तो अब करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं नवाब मलिक के ऊपर जो हमने तैयार की है।
शिखर से शिखर तक पहुंचने तक उनका कैसा सफर रहा और किस तरीके से वहां पर गए और क्या आरोप लगे हैं और ईडी ने क्या आरोप लगाया है, बीजेपी ने क्या आरोप लगाया है और उसका जवाब किस तरीके से मिला है, क्या ये पूरा मसला है, उस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। उसके बाद अपने तीनों मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। नवाब मलिक महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी सरकार का एक कद्दावर मंत्री जो फिलहाल कैबिनेट की बैठक में नहीं, आर्थर रोड जेल की कोठरी में बैठता है। कारण हिंदुस्तान में आतंकी हमले करवाने वाले डी गैंग के सरगना दाऊद इब्राहिम से साठगांठ। देश का दुश्मन दाऊद तो पाकिस्तान में छिपा बैठा है, लेकिन उसके गुर्गे यहाँ गैंग का काम देखते हैं और एजेंसियों की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि गैंग को मौजूदा सरकार के कद्दावर मंत्री, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक का संरक्षण प्राप्त रहा। ये कहानी फिल्मी भले लगे, लेकिन ये फिल्मी कहानी नहीं, मंत्री नवाब मलिक की कारस्तानी है जो अब सबके सामने आ चुकी है। 1959 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला तहसील के धूसवा गांव में जन्मा नवाब, जिसका परिवार चिंदी का धंधा करता था, वो 1970 में मुंबई पहुंचा और डोंगरी में कबाड़ का कारोबार शुरू करने के बाद मुंबई के कुर्ला में बस गया। नवाब मलिक ने अपनी बिरादरी वालों के बीच कबाड़ी के कारोबार से खूब नाम कमाया और फिर उतरा राजनीति की दुनिया में, जहां मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर उस कबाड़ी वाले को गांधी परिवार का साथ मिला। 84 में नवाब मलिक ने पहला चुनाव लड़ा, तब उसे वोट तो सिर्फ 2500 मिले, पर वहां से मिला कांग्रेस के हाथ का साथ, और हाथ का साथ पाकर कबाड़ी वाले से नवाब मलिक 1999 में उपचुनाव जीतकर सीधे कैबिनेट में पहुंच गया। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए नवाब मलिक सत्ता पक्ष में रहा तो मंत्री और विपक्ष में रहा तो भी रुतबा मंत्री से कम नहीं रहा। 1996, 99, 2004 और 2009 में विधायक के साथ ही फिलहाल वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मुंबई अध्यक्ष भी है। पर दाऊद इब्राहिम से साठगांठ को लेकर ईडी की जांच चल रही है और इस जांच के कारण ये मंत्री सलाखों के पीछे है। पर मंत्री पद से इसने न इस्तीफा दिया है, न सरकार ने इसे बर्खास्त किया है। इसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। हाईकोर्ट ने मंत्री श्री नवाब मलिक इनकी अर्जी खारिज कर दी है और ईडी ने जो कार्रवाई उनके ऊपर की उसको जायज ठहराया है। सरदार शाह वली खान, मुंबई बम विस्फोट का आरोपी, दाऊद का गुर्गा और सलीम पटेल दूसरा दाऊद का राइट हैंड, हसीना पारकर का राइट हैंड, इनके माध्यम से कौड़ियों के भाव जमीन खरीदकर झूठे पेपर तैयार करके और जमीन के मालिक को एक पैसा दिए बिना और हसीना पारकर को पैसा देकर जिस प्रकार का ये व्यवहार हुआ और ये पैसा हसीना पारकर के माध्यम से दाऊद के पास और उसके माध्यम से टेरर फंडिंग में ही जाता है, ऐसी सारी चीजें ये स्पष्टता से आने के बावजूद राज्य की सरकार अभी भी नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं ले रही है। मेरा सवाल है सरकार को, कौन सा दबाव आपके ऊपर है? क्या दाऊद का दबाव है इसलिए नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? हमारी मांग है नवाब मलिक का मंत्री पद का इस्तीफा तुरंत लिया जाए। आज माननीय हाईकोर्ट ने मंत्री श्री नवाब मलिक इनकी अर्जी खारिज कर दी है और ईडी ने जो कार्रवाई उनके ऊपर की उसको जायज ठहराया है। सरदार शाह वली खान, मुंबई बम विस्फोट का आरोपी, दाऊद का। तो करेंगे चर्चा की शुरुआत। नवाब मलिक की जो अर्जी है तो तुरंत तत्काल रिहा करने की जो अर्जी उन्होंने कोर्ट में लगाई थी वो खारिज हो चुकी है और अब जो है राजनीति गर्म है और जो आरोप लगे हैं नवाब मलिक पे वो काफी गंभीर है। ये केवल ईडी के करप्शन के मामले नहीं है बल्कि देशद्रोही दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध होने के आरोप हैं और उस संबंध के आधार पे महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करने के आरोप हैं और भी बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जो राष्ट्रद्रोह की तरफ इशारा करते हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ गए हैं। शीतला सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत माइनकर जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। और शीतला सिंह जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। हालांकि चर्चा के बीच में बालकृष्णन जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व ब्यूरो चीफ टाइम्स ऑफ इंडिया के मुंबई के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत शीतला जी मैं आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके के आरोप लगे हैं नवाब मलिक पे और जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है, जिस तरीके से उनकी पार्टी सरकार जो अघाड़ी सरकार है वो बचाने की कोशिश कर रही है, क्या आपको लगता है कि नवाब का
बचाना, या नवाब का पे जो आरोप लगे हैं, नवाब अपने डिफेंस में जो बातें कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मामला है, या राजनीतिक मामला करके पूरे मामले को हल्का किया जा रहा है? क्या जो आरोप ईडी लगा रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा जो है दाऊद के पास पहुंचा है, ये केवल जमीन की खरीद फरोख्त का केवल मामला नहीं है, कागजात फर्जी लगाने का मामला नहीं है, बल्कि दाऊद के पास पैसे भेजने का भी मामला है, और यहां से जो पैसे लिए गए वो टेरर फंडिंग में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुए हैं? क्या कहेंगे आप बहुत दिनों से क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे हैं, और मुंबई में जो अंडरवर्ल्ड डॉन है और अंडरवर्ल्ड के जो कनेक्शन है वहां पर लोगों के, उन सभी पर आपकी बड़ी करीब से नजर रही है। तो मैं आपसे चाहूंगा और हमारे दर्शकों को आप बताएं कि किस तरीके का ये कनेक्शन होता है, किस तरीके से नवाब मलिक के कनेक्शन वहां पर अंडरवर्ल्ड से जोड़े जा रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि नवाब मलिक पे जो आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर हैं, और वह केवल आरोप नहीं है, बल्कि ईडी ने जो मामला दर्ज किया वो एनआईए की एफआईआर पे दर्ज किया है जी। और आप यह समझ सकते हैं कि जो कोई व्यक्ति भंगार का धंधा करता है और रातों रात जो है 10-20 सालों में वह 300-400 करोड़ का प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है, वह एक सामान्य व्यवसायी भी अगर पैसा लगाता है तो इतना पैसा व्यवसाय में आता नहीं है। तो यह सब मामला जो है बिना अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन के, बिना इलीगल गतिविधियों के, यह सब और रातों रात जो है किसी पार्टी के करीबी बन जाते हैं। और आप लोगों को पता है, सभी को पता है कि राजनीति में पैसे धन बल का प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग उन्होंने जो अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से प्रॉपर्टी बनाया और उन्होंने जो है उसको राजनीति में पूरी तरह से इस्तेमाल किया, और इसके बाद जो है वो जो है अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के बाद इस तरह से आए हैं। तो मामला बहुत गंभीर है नवाब मलिक के। बिल्कुल, और कोई राजनीतिक मामला नहीं है जी। यह तो इनके खिलाफ पुख्ता सबूत है जो एनआईए और ईडी के, जिसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है, और हाई कोर्ट से भी साबित हो चुका है जमानत नहीं मिलने के कारण कि इनके मामले कितने गंभीर है। बिल्कुल जयंत जी, यही सवाल मेरा आपसे भी, क्या आपको लगता है ये पॉलिटिकल मामला है या सही में ये गंभीर मामला है? आपको लगता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से संबंध हैं नवाब मलिक के, और नवाब मलिक अपने 25 साल के करियर में अगर देखें तो कोई भी दूसरा व्यक्ति, हमारे और आपके ऐसा सामान्य व्यक्ति 25 साल कितनी भी जीतोड़ मेहनत करे, 100 करोड़ तो क्या, मुझे लगता है कि 1 करोड़ रुपये भी जो है वो अपने खाते में बचा के नहीं रख सकता। लेकिन एक व्यक्ति आता है कबाड़ी के धंधे से, राजनीति के धंधे में आता है, फिर उसने अंडरवर्ल्ड से कनेक्शंस होते हैं और तरह तरीके के वसूली वाले जो काम होते हैं वो काम किए जाते हैं, और इनसे उनका पैसा बनता है। और ये चीज़ें ऐसा है कि केवल ऐसा नहीं कि केवल नवाब मलिक या जो उनके हैंडलर हैं उन्हीं लोगों को पता है, पुलिस को भी पता होती है, प्रशासन को भी पता होता है, जो उनके राजनीतिक आका हैं उनको भी पता होता है। लेकिन चीज़ें चूंकि सब चीज़ सेट होती है, सारी राजनीति एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। लेकिन राजनीतिक समीकरण बिगड़ते हैं तो उनके फाइल भी खोल दिए जाते हैं और उनके असलियत को भी सामने पब्लिक के लाया जाता है। क्या आपको लगता है कि ये सही में अंडरवर्ल्ड से इनका कनेक्शन था, या अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन केवल राजनीतिक रूप से जोड़ा जा रहा है? जो डिफेंस में कहा जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? आपके एंकरिंग में एक बहुत ही अच्छा आया था कि आपने बोला था कि हम 1 करोड़ भी कमा नहीं सकते और इन्होंने इतना कमा लिया। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि सबसे बड़े देश के इंडस्ट्रियलिस्ट धीरू भाई अंबानी ने भी इसी प्रकार से पैसा कमाया है। और रही बात राजनीतियों की, तो मैं ऐसे कई राजनेता आपको बता सकता हूँ जिनमें से कोई लोगों को मैं जानता हूँ, सभी पार्टियों में है कि और डिसिप्लिन पार्टियों में है कि जो एक जमाने में स्कूटर पे चलते थे, आज फ्लाइट से चार्टर करते हैं। तो भैया ये पैसा कमाने की जो बात है बिल्कुल माइनकर जी, आपके पास जानकारी इतनी ज्यादा है ना, जो बहस जो है मतलब बिखर जाती है आपकी जानकारी से। मैं चाहता हूं जो हम लोग जो एक पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं उसी पॉइंट पे चर्चा करें। बिल्कुल जी सॉरी जी। तो ये मैं आता हूं सिर्फ अभी बात ये है कि 96 आपने एंकरिंग में ये भी बहुत सही कहा कि 96 में ये पॉलिटिक्स में है, और एक बीच में 5 साल की गैप छोड़ के लगातार मंत्री भी रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने मंत्री पद से हटाए भी गए, मंत्री पद से हटाए भी गए हैं करप्शन के आरोप में। मंत्री पद से हटाए भी गए हैं, जिनके ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए थे, वही अन्ना हजारे केस में, और फिर बाद में उनको पार्टी में वो मुंबई प्रदेशाध्यक्ष वगैरह कर दिए। वो भी बात सही है, ये भी आपका कहना, मैं ये भी मानता हूँ। बात ये है, उन्होंने खुद कहा है 2003 में मैंने ये लैंड खरीदी है,
मैं उनका वकील पत्र नहीं ले रहा हूं, मैं उनके बारे में बोल रहा हूं। उनका डिफेंस ये है कि जब ये हुआ है, ये जो लैंड बताई जा रही है एक छोटा सा टुकड़ा है जो मैंने लिया है, मैं खुद मान रहा हूं। अब ये जो इसका बैकग्राउंड मैं दूसरा अलग देता हूं। जबकि देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी तब 2-2.5 साल तक छगन भुजबल को इसी प्रकार के आरोपों में आर्थर रोड जेल पे रखा गया। बाद में क्या हुआ आपको हमको सबको पता है, कोर्ट में भी क्या हुआ पता है, और आज छगन भुजबल एक मंत्री करके महाराष्ट्र में है। ये एक आरोपों की जो झड़ी, ईडी नाम का एक अपना हाथ में वेपन लेके भारतीय जनता पार्टी ने जो सेंट्रल में है, जहां जहां अपने खिलाफ लोग हमारे बारे में नहीं मानते वहां लगाने की जो कोशिश की है। और मेरा एक एनालिस्ट करके एक आरोप है कि वो पर्टिकुलरली दुखी है क्योंकि महाराष्ट्र जैसे सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाला राज्य उनके हाथ से 2.5 साल पहले, सिर्फ 2.5 साल उनके उद्धव ठाकरे को देने के लिए तैयार ना होने के कारण उनके हाथ से गया। तो वो इतने बौखला गए हैं कि वो लगातार आरोपों की छड़ी लगा रहे हैं। जैन जी, एक चीज बताइए कि अगर कोई व्यक्ति गलत था पहले जो अब बीजेपी में है, मैं छगन भुजबल की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या ये सर्टिफिकेट मिल गया सरकार की तरफ से या ईडी की तरफ से या सीबीआई की तरफ से कि चूंकि भाई छगन भुजबल के साथ कुछ नहीं हुआ इसलिए बाकी लोग भी कर सकते हैं ऐसा? ये कोई सर्टिफिकेट तो नहीं है ना। हम बात कर रहे हैं कि नवाब मलिक ने जो कहा है, नवाब मलिक पे जो आरोप है कि जमीन खरीदने वाला मामला क्या है, नहीं मामला क्या है, नहीं ए मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, उसकी जमीन को बी यानी नवाब मलिक ने सी को बेच दिया और ए को ये पता नहीं है कि मेरी जमीन बी ने सी को बेच दिया। अब ए कह रहा है कि भाई मेरी जमीन तो मेरी है, भाई मेरे हक दे। तो उनको जो है अपने सरकारी पद का इस्तेमाल करके, मंत्री पद का इस्तेमाल करके उनको बेदखल कर दिया। उस गैर कानूनी जमीन पे जो पावर ऑफ अटॉर्नी ली गई थी, पावर ऑफ अटॉर्नी जिस जमीन की ली गई उसको पता ही नहीं उसके मालिक को कि ये मेरी जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी दूसरे ने ले ली और उस पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम पे आपने तीसरे को जमीन भी बेच दी। उसके बाद अपने मंत्री पद का इस्तेमाल करके पानी का, बिजली का और दूसरे जो नगर निगम की जो चीजें, पेपर्स है वो आपने तैयार कर लिया क्योंकि सरकार आपकी थी। तो इस तरीके की चीजें अगर कोई करता है पहले वो भी गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहले में कोई गलत कर रहा है तो आपको भी गलत करने का लाइसेंस मिल गया। नहीं, मैं ये बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहना यह है कि ये सब चीजें उन्होंने भी कही है। उन्होंने एबीसी का उन्होंने पूरे नाम दिए हैं और नाम देके उन्होंने कहा कि 70 साल से एक आदमी यहाँ रह रहा है, वो बोल रहा है कि ये मेरा है, कोई दूसरा बोल रहा है ये मेरा है, जिसके पास पावर अटॉर्नी है। ये जो बातें आपने कही है, ये सब बातें खुद नवाब मलिक भी बोल रहे हैं। यानी अगर कुछ इसमें डाउटफुल रहता तो वो शायद नहीं बोलते रहे, तो मैं भी मान सकता था। नहीं, नवाब मलिक जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद मुझे जमीन बेच दी। जो ऑनर था वो खुद आकर के इनको कहा, जिसकी जमीन पर वो रेंटर थे, जिसकी जमीन पे वो रेंटर थे, उसका मकान मालिक खुद आकर के बोलता है कि आप ऑनरशिप ले लो। ऐसा हमारे और आपके साथ तो नहीं होता है, नवाब मलिक के साथ हो जाता है। यही तो सवाल है कि नवाब मलिक के साथ हो जाता है। जो करोड़ों की जमीन है, जो करोड़ों की जमीन होती है वो कौड़ियों में बेच दी जाती है और उनको ऑफर दे करके बोलता है कि आप ले लो भाई, आप ये 100 रुपए की जमीन 10 पैसे में ले लो। ये केवल नवाब मलिक के साथ हो सकता है। मेरा इतना ही कहना है कि अगर इसमें कुछ सब्सटेंस है तो ईडी बिल्कुल इमीडिएटली उसका एविडेंस देके सामने लाए, न कि 2-2.5 साल इनको जेल में रख के बाद में बोले कि हमारे पास कुछ एविडेंस नहीं है। ये जो 2-2.5 ठीक है, ये जायज है। आप कह रहे हैं कि उनको पेपर, ये सबको अधिकार, हमको आपको सबको है कि कानून के सामने सब बिल्कुल समान है। और अगर जेल में रखा गया और कोर्ट ने अगर रिजेक्ट किया है बेल उनका और तुरंत रिहा करने का रिजेक्ट किया, तो कोर्ट ने भी किसी आधार पे किया होगा। हमारे साथ बालकृष्ण जी जुड़ गए। बालकृष्ण जी है टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व ब्यूरो चीफ है, वरिष्ठ पत्रकार है। बालकृष्ण जी, आपका स्वागत है। और ये पूरी चर्चा आप सुन रहे होंगे। नवाब मलिक पर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, खासतौर पे ईडी का मामला केवल करप्शन का मामला नहीं है बल्कि टेरर फंडिंग का भी मामला है। क्या आपको लगता है कि मामला टेरर फंडिंग का है? और दाऊद से नवाब मलिक के संबंध के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी है या आपने अपनी पत्रकारिता के जीवन में आपने कभी कवर किया है इस तरीके की चीजें कि जो सरकार के लोग हैं उनके अंडरवर्ल्ड से संबंध तो थे लेकिन सामने बहुत कम आते थे, लोगों को सब कुछ पता होता था लेकिन सामने कुछ भी जनता के नहीं आ पाता था। अभी जो मामला नवाब मलिक के बारे में सामने आया है कि अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध थे और ये जो जमीन का मामला खरीद फरोख्त हुए, इसका पैसा जो है वो हसीना पारिकर के माध्यम से दाऊद तक वो पैसा गया है और वो पैसा वापस इंडिया में टेरर फंडिंग में आया है। क्या कहेंगे आप?
देखिए, ये जो आरोप जो है ईडी का, जी। अगर आप उनका जो रिमांड एप्लीकेशन आप जी। पढ़ेंगे, बहुत ही गंभीर आरोप है। जी। और ईडी जो है काफी इसके पीछे रिसर्च करके इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन नवाब मलिक का खुद का कस्टोडियल इंटरोगेशन करने के बाद ये उसने फाइल किया है। और मामला बहुत ही क्लियर है कि टेरर फंडिंग जो है, और दाऊद इब्राहिम का जो बहन जो है हसीना परकार, उसके साथ हसीना परकार कौन है हर बच्चा जानता है बॉम्बे में। अगर आप उनके साथ कोई संबंध रखते हैं, उनके साथ कुछ पैसे का आपका कुछ लेन देन है, इससे बहुत ही साफ है कि आपका लिंक जो है डी कंपनी के साथ है। और दूसरी बात, इनका जो हेबियस कॉर्पस पिटीशन जो है और बेल एप्लीकेशन जो है, वो कोर्ट ने उसको इमीडिएटली, वो बोलते प्राइमा फेसी जो ईडी ने कहा है उसमें कोई तथ्य है और इसको कस्टोडियल इंटरोगेशन करना बहुत ही जरूरी है। और आगे भी इसका जो लिंक जो है, इसका लिंक को पूरा उसको एक्सपोज करना बहुत ही जरूरी है। इसके वजह से कोर्ट ने इस बात को बहुत ही गंभीर किस्म से उसको लिया है। और नवाब मलिक का जो है पूरा, न सिर्फ ये जो कुर्ला का जमीन का जो इश्यू जो है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों के बारे में ईडी उसका तहकीकात कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिन में पूरा का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। आप देखिए, उनका बेटा जो है, तो उनको 2 बार समन्स ईडी ने भेजा लेकिन उसने नहीं आया, अभी तीसरा बार भी भेजा है। उनका भी अरेस्ट होने का संबंध है। अगर आपके हाथ साफ है, आपका दिल साफ है, तो ईडी को समन्स को आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते? अच्छा, दूसरी बात, नवाब मलिक के बारे में भी कहते हैं कि सुबह 5 बजे जाके कुर्ला में उनके घर से उठाया, ऐसा कुछ नहीं है। अरेस्ट वारंट उसको इश्यू किया गया, उनको समन्स इश्यू किया गया, उनको कहा गया कि कौन से चार्ज में किसने उनको बुलाया जा रहा है। उसके बाद टोटल प्रोसीजर ईडी ने फॉलो किया, उसके बाद उनको कस्टडी में लिया है। बिल्कुल, तो 3 बार समन का जवाब नहीं दिया था। बड़ी शर्मनाक बात है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि जो एमवीए सरकार जो है नवाब मलिक के साथ में है, उसको डिफेंड करते हैं। एक आदमी जो गंभीर टेरर फंडिंग के और डी कंपनी के साथ संबंध का जो उनके खिलाफ आरोप है, वो हमारे महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री है। और आप देखिए, अगर उनका रिलीज हो जाएगा, कितना पावर है उनके पास। अगर वो चाहे तो विटनेस को धमकी दे सकता है, टैंपर कर सकता है एविडेंस को, जिसके वजह से उनको बेल नहीं मिल रहा है। लेकिन बहुत ही दुख और अफसोस की बात है कि महाराष्ट्र सरकार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे वगैरह ये नहीं समझते कि उनके बीच में ऐसा आदमी को रखना कितना सिक्योरिटी के हिसाब से। मैं इसी पे आ रहा था। क्या मैं बालकृष्ण जी, आपसे, जयंत मानकर जी, शीतला जी, तीनों से, अपने मेहमानों से ये पूछना चाहूंगा, ये जानना चाहूंगा, और आपके जरिए मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि क्या जो सरकार आघाड़ी सरकार है, क्या उद्धव ठाकरे हैं, क्या शरद पवार हैं, या जो दूसरे जो सरकार में शामिल लोग हैं, क्या उनको ये चीजें नहीं पता है? ये कोई पब्लिक डोमेन में, ये सबको पता है। आखिर उनके पास ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो, उन्हें इस्तीफा मांगना तो दूर, वो बर्खास्त करना दूर, इस्तीफा मांगने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं? बालकृष्ण जी। देखिए, आज देवेंद्र फडणवीस बीजेपी नेता ने बहुत ही गंभीर आरोप, उसने सवाल खड़ा किया है। वो पूछ रहा था, क्या महाराष्ट्र सरकार दाऊद इब्राहिम के धमकी की वजह से, उनके प्रेशर की वजह से, क्या नवाब मलिक को उनके पास से उनका इस्तीफा नहीं मांग रहा है? ये मामला बहुत ही सीरियस है और डेली ये बढ़ते जा रहा है। इसका गंभीरता जो है डेली बढ़ते जा रहा है। ये कहाँ तक जाके पहुंचेगा कुछ पता नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ी दुख की बात है कि ऐसे मिनिस्टर उनके बीच में है और सरकार उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको डिफेंड कर रहा है। वही नवाब मलिक जिसने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के समीर वांकड़े के खिलाफ 90 दिन ऑलमोस्ट डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उसने बेबुनियाद आरोप उसने लगाया, खंडनी का उसने आरोप लगाया। और मुंबई पुलिस के इंक्वायरी के बाद एसआईटी ने ये इस नतीजे पे पहुंचा कि कोई एक्सटॉर्शन का मामला था ही नहीं। आप देखिए मुंबई पुलिस का हालत क्या है। एक आईपीएस ऑफिसर सौरभ त्रिपाठी वांटेड है, एक्सटॉर्शन केस में वांटेड है, वो इधर उधर भाग रहे हैं, पुलिस उनको ढूंढ रहे हैं। शालिनी शर्मा सीनियर इंस्पेक्टर एक्सटॉर्शन केस में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर अभी ऑलमोस्ट 2 महीना हो चुका है, अभी तक शालिनी शर्मा का अरेस्ट नहीं हुआ है। पंतनगर पुलिस स्टेशन में वहां पे एक आदमी का कस्टोडियल डेथ 2 दिन पहले हुआ, उसके बारे में कोई एक्शन नहीं है। जो सीनियर इंस्पेक्टर वहां का है
उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं गए। एक नहीं, सीनियर सिटीजन उनका फ्लैट को एक गैंग ने कब्जा किया है, उसके बारे में कोई पंतनगर पुलिस एक्शन नहीं लेता है। तो पुलिस का क्या पोजीशन है? बहुत लोग को उम्मीद था कि संजय पांडे जी एक होनहार ईमानदार आईपीएस ऑफिसर कमिश्नर बनने के बाद कुछ तो इंप्रूव होगा, लेकिन ये तो और हालात जो है और छवि जो है बिल्कुल वहां प्रशासन पे किस तरीके के सरकार का दबाव है ये पता। लेकिन क्या एक चीज जो लोग कह रहे हैं कि चूंकि अभी बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और नवाब मलिक चूंकि मुसलमान है और जो मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जिस तरीके से वहाँ पर होती है और एनसीपी जो है, इसलिए ये दबाव बनाए हुए है सरकार पे, उद्धव सरकार पे, कि आप नवाब मलिक को जो है आप बर्खास्त नहीं करेंगे और ना ही इस्तीफा मांगेंगे। क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल वजह है और मुसलमानों का जो एक समीकरण है वहाँ की राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में, ये नवाब मलिक को बचा रहा है, उसका मुसलमान होना उसके लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है? जयंत जी। नहीं, देखिए बिल्कुल सही नहीं, नवाब मलिक कोई मास लीडर नहीं है। ये मानना पड़ेगा कम्युनिटी में जी बालकृष्ण जी, मैं आऊंगा अभी। जयंत जी से सवाल पूछा, यही सवाल मैं आपसे भी, लेकिन जयंत जी पहले जवाब दे दें। जयंत जी। नवाब मलिक मैं थोड़ा सा राजनीति के बारे में बोलता हूँ। नवाब मलिक एक ऐसे मंत्री है कि जिनके प्रपोजल की वजह से, जबकि ये सरकार बन रही थी और राष्ट्रवादी में एक डिस्कशन चल रहा था कि क्या राष्ट्रवादी ने बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए या शिवसेना को सपोर्ट करना चाहिए, तो ये नवाब मलिक ने इंटरनल राष्ट्रवादी की मीटिंग में ये कहा था कि मुसलमानों का सॉफ्ट कॉर्नर जो शिवसेना के खिलाफ, शिवसेना के बारे में है, लेकिन बीजेपी के वो सख्त विरोधक है, इसके लिए हमें उनके साथ नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये तीन पार्टियों की जो युति बनी है और साथ में शिवसेना में जाने की, तो इसमें नवाब मलिक का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि ही वाज तो उसी डिसीजन के बदले में उद्धव ठाकरे संरक्षण दे रहे हैं, इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। मैं इस चीज को नहीं मानता हूं क्योंकि ऐसे कई मंत्री अभी तक आए हैं। आप बोलेंगे कि अनिल देशमुख का रिसिग्नेशन लिया गया है, हाँ लिया गया है। आप बोलेंगे कि संजय राठौड़ का लिया गया है, मैं मानूंगा हाँ लिया गया है। आप इसके बाद बोलेंगे शायद हो सकता है अनिल परब का भी नाम आएगा जो यहाँ की मीडिया में चल रहा है, मैं ये भी मानता हूँ। लेकिन मैं इसको इसी प्रकार से लेता हूँ जो अजित पवार ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है, सभी ने कहा है कि ये आरोप केवल एक प्रकार का विंडिक्टिव प्रकार के है। हम इनमें ना अनिल देशमुख के आरोप में ना इनमें, हालांकि हमने उनका तो भाई तो आप यही चीज आप अगर अनिल देशमुख में कह रहे थे, उनका इस्तीफा तो ले लिया आपने, तो आपको इनका इस्तीफा नहीं लेना चाहिए ना। उन्होंने लिया ये, और ये भी एक उन्होंने लिया है क्योंकि वहां के पुलिस कमिश्नर ने जो भी कुछ बोला होगा, जो भी बात अभी तक सब्सटेंशिएट नहीं हो रही है, लेकिन अभी तक ये टाला जा रहा है। हो सकता है, मैं ये भी मानता हूँ कि क्या इसकी पॉलिटिकल वजह है, तो मैं ये भी मान सकता हूँ हाँ हो सकता है कि पॉलिटिकल वजह हो सकती है। नहीं हो सकता, आपको डाउट क्यों है? डाउट क्यों आप बोले हो सकता क्यों बोले? डाउट क्यों है आपको? डाउट की वजह क्या है? नहीं देखिए ये डाउट इसके लिए है कि पॉलिटिकल वजह होने की बजाय कुछ भी चीज नहीं। तो बस आप बोलिए हाँ पॉलिटिकल वजह है, अपनी सरकार बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए, बीएमसी का चुनाव सामने है, उस चुनाव के समीकरण साधने के लिए मुसलमान है वो, इसलिए नहीं। अगर वो वहीं पर हिंदू होता तो ले लिया जाता। नहीं अब मैं ये मानता हूँ नवाब मलिक कोई मास लीडर नहीं है, मुस्लिम लीडर नहीं है हमारे। नहीं आप ठीक कह रहे हैं बालकृष्ण जी, वो मास लीडर नहीं है मुस्लिम, लेकिन क्या है जो कि जो राजनीति है उसमें सिंबल का भी महत्व होता है, उसमें संकेत की भी भाषा में बात होती है। मुसलमान तो है ना, मास लीडर हो या नहीं हो, मैसेज तो जाता है ना। आखिर जब यहाँ पर कहा मुंबई में जब नवाब मलिक पे बात हो रही थी तो कह रहे थे उत्तर प्रदेश में इसका असर पड़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश का असर जब यहाँ मुंबई में पड़ता है, मुंबई का असर जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में पड़ता है, तो नवाब मलिक के मुसलमान होने का असर तो पड़ेगा ही। मुकेश जी, मुकेश जी, नवाब मलिक जो है वो देवबंदी है, वो देवबंदी वहाबी है, और जो 80% जो मुसलमान बॉम्बे के है सब बरेलवी के है, सूफी के ये जो तबका है उसमें है। तो वो लोग कोई नवाब मलिक को अपना लीडर नहीं मानता है। ऐसा नहीं कि नवाब मलिक के अरेस्ट करने से या उसको नहीं आप इस्तीफा लेने से ये सही कह रहे हैं, आप ये सही कह रहे हैं, राष्ट्रवादी या इनके ऊपर कुछ असर पड़ेगा।
नहीं तब तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तब तो इनको इस्तीफा ले लेना चाहिए। अगर आपकी बात सही है तो फिर क्यों ये सरकार की बदनामी मोल ले रहे हैं, क्यों लोगों को ये आरोप लगाने दे रहे हैं? क्योंकि इससे तो नुकसान ही हो रहा है ना। अगर आप कह रहे हैं कि कोई असर नहीं पड़ रहा है, चुनाव पे देवबंदी है और यहाँ पर उसके फॉलोवर नहीं है, मुंबई में, महाराष्ट्र में उनके फॉलोवर नहीं, तब तो सरकार को इस्तीफा ले लेना चाहिए इनका। नहीं, आपका बात सही है, लेकिन जो आरोप देवेंद्र फडणवीस ने लगाया है उसके पर हमको ध्यान देना होगा। आरोप बहुत ही सीरियस है, गंभीर है, और अभी तक महाराष्ट्र सरकार के किसी प्रवक्ता ने उसका इनकार नहीं किया है। क्या वजह, क्या कंपल्स क्या? नवाब मलिक बहुत बड़ा फंड रेजर इनके लिए, राष्ट्रवादी के लिए है, वो एक वजह हो सकता है। फंड शायद जब आपको चाहिए तो यही तो बात है, फंड रेजर है, यही बात तो, यही तो आरोप, फंड रेजर है। तो फंड वो रेज कहाँ से कर रहा है, कहाँ से ले रहा है? कुबेर का खजाना क्या उनके हाथ में है? जमीन कोड के थोड़े ही निकाल रहे हैं, वही अंडरवर्ल्ड की वसूली का धंधा है। इसी बात के ऊपर ईडी का तहकीकात चालू है, बिल्कुल इंक्वायरी कर रहा है। नवाब मलिक का कंप्लीट पर्दाफाश ईडी बहुत ही जल्द करेगा, A to Z। जब से वो सियासत में आया और आज के तारीख तक सब उनका जो है पूरा पैसे कमाने का तरीका है, पूरा एक्सपोज हो जाएगा। बिल्कुल, आप देखते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी लग रहा है कि ईडी जो है ये सारे होमवर्क जो है ईडी ने कर लिया है, और उस होमवर्क के बाद ही, चूंकि ये 2 साल पहले का मामला है और मामला काफ़ी दिनों से ईडी इंतजार कर रही थी और सारे पेपर्स जमा कर रही थी, अब उनका होमवर्क पूरा हो गया है, और इसीलिए नवाब मलिक के पास जो आरोप लगा रही है ईडी, उसका कोई जवाब नहीं है, और इसीलिए कोर्ट जो है जमानत भी नहीं दे रही है। शीतला सिंह जी हमारे साथ है। शीतला जी, क्या आपको लगता है कि ये जो वसूली का धंधा और फंड रेजिंग की बात है, क्या आपको लगता है, आपने जितने दिनों से जो रिपोर्टिंग की है, क्राइम रिपोर्टिंग, क्या आपने कभी भी इस बात की भी रिपोर्टिंग की है, क्या कभी इस बात की भी जानकारी आपके पास आई थी कि नवाब मलिक जो है वो गलत धंधों से, वसूली के धंधे से पार्टी के लिए फंड रेज करता है? शीतला सिंह जी, अच्छा, शीतला सिंह जी को लगता है मेरी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। मैं यही, बालकृष्ण जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्या ये इस तरीके की जानकारी, चूंकि आपने लंबा समय आपने बिताया है मुंबई में रिपोर्टिंग करते हुए, ब्यूरो चीफ भी आप रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित बड़े अखबार की, तो क्या आपके सामने कभी इस तरीके का इंसिडेंस आया कि जहां पर ये बातें आई हो कि सरकार से जुड़े लोग और मंत्री या विधायक या सांसद जो है वो अंडरवर्ल्ड से उनका कनेक्शन है और वो पार्टी के लिए फंड रेज कर रहे हैं गलत तरीके से, अवैध तरीके से? देखिए, जब भी महाराष्ट्र में और खासतौर पर मुंबई में चुनाव हुआ है, तो अंडरवर्ल्ड से पैसा, उनका मसल पावर, दोनों को बहुत सारी पार्टी ने उसका इस्तेमाल किया है। भले वो साउथ बॉम्बे हो या नॉर्थ ईस्ट बॉम्बे हो या कहीं भी हो, क्योंकि जहां इनके लड़के जो बोलते हैं, इनके लड़के जो लोग हैं, वो लोग चाहे तो रातों रात झोपड़पट्टी एरिया में लोगों को दम दाटी दे के उनको बोल सकते हैं फलाने कैंडिडेट को वोट दो या वोट ना दो। अंडरवर्ल्ड का जो असर जो है मुंबई पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ही जबरदस्त है, और खास तौर पर जो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जब चुनाव होता है तो झुग्गी झोपड़ी का वोट जो है बहुत ही अहम होता है, अहमियत है, और अंडरवर्ल्ड उसको बहुत मैनिपुलेट करते हैं। और दूसरी बात, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को अंडरवर्ल्ड फाइनेंस करते हैं ताकि उनका कम से कम बॉम्बे का 5-6 एमएलए जो है असेंबली के अंदर वो लोग बैठ सकते हैं, और पुलिस के ट्रांसफर और दूसरे मामले में जो है ऐसे एमएलए को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अंडरवर्ल्ड का अपकीन है पहले से, बहुत सालों से। तो लेकिन एक जो चीज है जो मुंबई से बाहर, जैन जी, मैं आपसे भी ये सवाल पूछूंगा और बालकृष्ण जी आपसे भी, कि मुंबई के बाहर जो लोग रहते हैं, जो दिल्ली में हम जैसे लोग हैं, वो मुंबई के बारे में जो थे, वो ऐसा लगा कि दाऊद के पाकिस्तान चले जाने के बाद या मुंबई ब्लास्ट के बाद, सीरियल ब्लास्ट के बाद जो है स्थिति चेंज हुई है। अब अंडरवर्ल्ड का उतना दबदबा नहीं रहा है वहाँ के शासन पे, वहाँ की सरकार पे, उतना ज़्यादा इंटरफेरेंस अंडरवर्ल्ड का जो है वो नहीं रहा है। ये इस तरीके की बातें हम लोग दिल्ली में बैठ करके ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये अभी जो ये सामने चीज़ें नवाब मलिक की आ रही हैं, क्या आपको लगता है, या दिल्ली में बैठे लोग या महाराष्ट्र के बाहर के लोग क्या ये मान लें कि नहीं, अभी भी जो है वहां की सरकार पे, महाराष्ट्र में सरकार चाहे किसी की भी हो, अंडरवर्ल्ड से उनका कनेक्शन या अंडरवर्ल्ड का दबदबा वहां की सरकार पे अभी भी है, अभी भी अंडरवर्ल्ड अपने तरीके से काम वहां सरकार पे दबाव बना करके करवा ले रहा है? जयंत जी। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं जी। ना मैं ये भी मानता हूं कि 1990 से भी कई दबाव था। ये बात सही है कि गैंग वॉर बहुत हुए थे और गैंगस्टर्स मारे गए, और मारे जाने के बाद इसमें बहुत कमी आई। मुझे जरा एक थोड़ा सा अलग बात कहनी है
ये ईडी की वजह से, ईडी जो भी बोल रहे हैं, ईडी जो भी सीरियस आरोप लगा रहे हैं और इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ऐसा अभी मेरे साथ बैठे हुए पैनल में उन्होंने कहा। 1990 का इनके ही पेपर में एक आरोपों की झड़ी लगा दी थी इन्होंने ही कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी को भी पकड़ सकती है। इन्होंने ये लगाया था। ये उनको याद है कि नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन मुझे याद है क्योंकि उस वक्त कौन पकड़े गए थे ये उनको पता है, वही बोलेंगे। और ये इन्होंने ही आरोपों की झड़ी लगा दी थी। आज ये ईडी उनके लिए इतनी परफेक्ट हो चुकी है कि उन्होंने जो आरोप किया वो सीरियस है, ऐसा इनको लग रहा है। तो मेरा इसमें ये कहना है, बिल्कुल जी जैन जी देखिए, हम लोग यहाँ पर हमने इस डिस्कशन है, इनका नाम क्या बात कर रहे हैं ये इनका पेपर क्या बकवास होते जा रहे हैं यहाँ पे। फैक्ट जो है, कोर्ट जो है, फैक्ट और लॉ के यही बोल रहा हूं। इसमें मैं जो बोल रहा हूं जैन जी मैं ये कह रहा हूं ये कोई पॉलिटिकल डिबेट चलाते हैं। बिल्कुल जैन जी, ये देखिए ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं, इसलिए मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को यहाँ पर नहीं बिठाया है। मैं इतना ही कहूंगा अगर इनमें कुछ है, मुकेश जी बिल्कुल जैन जी आप इस तरीके से जो लोग समझते हैं जी, जो लोग समझते हैं कि बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड का असर कम हो गया है, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा गलतफहमी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हकीकत ये है कि अभी जो इतना पैसा हो गया है, अंडरवर्ल्ड के पास इतना पैसा हो गया है, वो कोई भी पुलिस स्टेशन में पुलिस इंस्पेक्टर का पोस्टिंग कर सकता है। डीसीपी आईपीएस लॉपी के जो ऑफिसर है उसका वहां पे पोस्टिंग कर सकता है। और उनका जो फाइनेंशियल पावर इतने बढ़ते जा रहा है। अभी हाल में एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड डी कंपनी का जो है उसको 5000 फ्लैट्स बांधने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और दूसरी बात, बहुत बड़ा जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसमें दाऊद इब्राहिम कंपनी का, डी कंपनी का डायरेक्ट हाथ है। हमने खुद पूरा आरोप लगा है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसके बारे में उसका इंक्वायरी नहीं होता है। और शेयर बाजार में भी इनका इन्वेस्टमेंट है। तो बिल्कुल, और जिस तरीके से नवाब मलिक, जिस तरीके से नवाब मलिक सरकार में इतना प्रभावी है, नवाब मलिक पे इतना सब चीज होने के बाद भी उसका इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है, उसे बर्खास्त नहीं किया जा रहा है। नवाब मलिक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट में उसकी धमक है, उसकी पहुंच है। वो चाहे तो ऊर्जा मंत्रालय से उस जमीन के कागजात बनवा लेता है, बिजली बिल मंगवा लेता है और बिजली के कनेक्शन अपने नाम पे करवा लेता है। वो जाकर के पानी की सप्लाई, पानी का कनेक्शन जो है अपने नाम पे करवा लेता है। जो बीएमसी में जाकर के सारे कागजात जो है वो जमीन के, फ्लैट के सारे अपने नाम का करवा लेता है। तो ये अगर उसका अंडरवर्ल्ड का दबदबा नहीं है तो क्या है? कोई भी साधारण व्यक्ति या कोई साधारण मंत्री या विधायक ऐसा नहीं कर सकता जब तक उसके पीछे किसी का हाथ नहीं हो। इसलिए ये बात मैं बिल्कुल बालकृष्ण जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अभी भी जो है वहां पर अंडरवर्ल्ड का जो दबदबा है वो कम नहीं हुआ है। हैंडलर जरूर बदले हैं, चेहरे जरूर बदले हैं, लेकिन अभी भी लोग हैं और नवाब मलिक जैसे लोग जो है वही अंडरवर्ल्ड का काम अभी फिलहाल अघाड़ी सरकार में कह रहे हैं। और ये बात जो पवार साहब हैं उनको भी पता है, शरद पवार को भी पता है, उद्धव ठाकरे को भी पता है, बीजेपी को भी पता है। बीजेपी अभी एक्सपोज कर रही है, लेकिन पॉलिटिकल वजह से अभी भी जो है शरद पवार जो है उसको बचाए हुए हैं। उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचाने के लिए बचाए हुए हैं नवाब मलिक को, उनका इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, उनको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बालकृष्ण जी आपका, जयंत मानकर जी आपका, शीतला सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े अपनी बातें रखी। तो आज ये जो डिस्कशन था, ये डिस्कशन केवल पॉलिटिकल नहीं था, ये डिस्कशन केवल एक तथ्यों पर आधारित था। और जो आरोप लग रहे हैं नवाब मलिक पे वो कितने गंभीर हैं और किस तरीके से अभी भी महाराष्ट्र की सरकार पर अंडरवर्ल्ड का दबदबा है और किस तरीके से अंडरवर्ल्ड के दबाव में महाराष्ट्र सरकार अभी भी काम कर रही है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो नवाब मलिक का इस्तीफा जो है कब का ले लिया जाता। क्योंकि इससे पहले जितने भी मंत्रियों पे इस तरीके के आरोप लगे हैं और जिन पर दाऊद का हाथ नहीं है, डी कंपनी का हाथ नहीं था, उनका इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन नवाब मलिक के ऊपर इससे भी गंभीर आरोप है, इससे भी बड़े आरोप है, लेकिन अभी तक उसका ना तो इस्तीफा लिया गया है और ना ही बर्खास्त करने की हिम्मत कोई जुटा पा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। माननीय हाईकोर्ट ने मंत्री श्री नवाब मलिक इनकी अर्जी खारिज कर दी है। मैं मुकेश कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तब इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना कमेंट जरूर लिखें। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि प्रखर राष्ट्रवाद की हर खबर आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।